चलिए भैया, इस तरह रोड पे बात नहीं करते। चलिए, चुनाव जीतना हमारा काम है, चुनाव को हम जीतते हैं। साल 2013 का वो महीना जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया था। लेकिन दोस्तों, उस समय मोदी जी के सामने दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। उत्तर प्रदेश। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से बीजेपी यहाँ बुरी तरह स्ट्रगल कर रही थी। पिछले चुनाव में यानी साल 2009 में पार्टी को यहाँ सिर्फ 10 सीटें मिली थी। पॉलिटिकल एनालिटिक्स का कहना था कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के मजबूत किले को तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन तभी एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसे इस सिचुएशन को पलटने के लिए सिर्फ 6 महीने का समय दिया जाता है। वो इंसान यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, वहाँ की एक एक बारीक जानकारी को स्पंज की तरह सोख लेता है। वो यूपी के 1400 पुलिस स्टेशन के दायरे में आने वाले हर एक बुलिंग पोस्ट के लिए 7 से 10 लोगों की मैनेजमेंट कमेटी बनाता है। वोटर्स के नाम, उनके फोन नंबर्स कलेक्ट किए जाते हैं। और नतीजा क्या होता है? साल 2014 के इलेक्शन में बीजेपी यूपी के 80 में से रिकॉर्ड तोड़ 71 सीटें अकेले ही जीत जाती है। मीडिया ने इस इंसान को तुरंत एक नाम दिया, आधुनिक भारत का चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की। चलिए भैया, इस तरह रोड पे बात नहीं करते। चलिए, लेकिन आज हम किसी भी तरह के पॉलिटिकल बायस से दूर रहकर पूरी तरह से डेटा और टाइमलाइन के आधार पर एक बहुत ही गहरा और मीनिंगफुल विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे गुजरात के एक छोटे से कस्बे से निकला पीवीसी पाइप बेचने वाले का बेटा देश का होम मिनिस्टर और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार बन गया, और उनकी एक रूथलेस पॉलिटिक्स का हमारे देश के लोकतंत्र पर क्या असर हो रहा है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, और उनकी इस रूथलेस पॉलिटिक्स का हमारे देश के लोकतंत्र पर क्या असर हो रहा है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 22 अक्टूबर 1964 को गुजरात के एक छोटे से शहर मानसा में। अमित शाह का जन्म एक बेहद समृद्ध और कंफर्टेबल अपर कास्ट परिवार में हुआ था, जिनका पीवीसी पाइप का एक बड़ा बिजनेस था। अमित शाह ने अपने टीनेज में ही आरएसएस ज्वाइन कर लिया था और लोकल शाखाओं में जाने लगे थे। लेकिन दिलचस्प बात देखिए दोस्तों, आरएसएस की यूनिफॉर्म में यानी उस सफेद शर्ट और खाकी शॉर्ट्स में अमित शाह की आज तक एक भी तस्वीर मौजूद नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद बायोकेमिस्ट्री की डिग्री लेकर शाह अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। उनके पास पैसा था, वो स्वभाव से बहुत कम बोलते थे, लेकिन गुजराती बिजनेस कम्युनिटी में उनकी बहुत गहरी पैठ थी। यहाँ तक कि उस दौर में उनकी जान पहचान आगे चलकर देश के सबसे बड़े बिलियनियर बनने वाले गौतम अडानी से भी थी। लेकिन फिर आता है साल 1982। एक 18 साल का अमित शाह अहमदाबाद के एक कमरे में दाखिल होता है और उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 30 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति। मोदी जी उस समय शाह से उम्र में लगभग दोगुने थे और गुजरात की 3 जिलों के आरएसएस प्रचारक थे। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में एक बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी है जिसे कहते हैं द फेस एंड द फेस मशीन। नरेंद्र मोदी के पास वो करिश्मा था जो जनता को अपनी ओर खींच सकता था। वो एक बेहतरीन वक्ता थे, लेकिन उस करिश्मे को असल सत्ता में बदलने के लिए जिस ग्राउंड लेवल की मशीनरी की जरूरत थी, वो मशीनरी बने अमित शाह। मोदी चेहरा बने और शाह उस मशीन के ऑपरेटर। 1986 में शाह बीजेपी के फुल टाइम मेंबर बनते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि अगले 15 सालों तक अमित शाह ने खुद कोई भी बड़ा चुनाव नहीं लड़ा। वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे थे। साल 1995 में जब गुजरात में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार बनी, तो मोदी जी उनके एडवाइजर बने और वो अमित शाह को भी अपने साथ ले आए। मोदी जी ने केशुभाई को कन्विंस करके शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कोऑपरेशन का चेयरमैन बनवा दिया। यह अमित शाह की पहली बड़ी अप्रेंटिसशिप थी, जहां उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम करना, डेटा इकट्ठा करना और अपने विरोधकों को पहचान कर उन्हें न्यूट्रलाइज करना सीखा। साल 2001 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और सीएम बनते ही वो अमित शाह के साथ मिलकर पार्टी के अंदर मौजूद उन सभी बड़े नेताओं को सिस्टमेटिकली साइडलाइन करना शुरू कर देते हैं जो मोदी जी की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते थे। केशुभाई पटेल को भी बाहर करवा दिया। शंकर सिंह वाघेला को पार्टी छोड़नी पड़ी और सुरेश मेहता जैसे बड़े नेता पॉलिटिकली पूरी तरह से इनरिलेवेंट बना दिए गए। फिर आता है फरवरी 2002, गुजरात दंगों की वो भयानक त्रासदी जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। दंगों के बाद जब मोदी सरकार चौतरफा दबाव में थी, तब अमित शाह ने पूरे राज्य में गुजरात प्राइड मार्च की कमान संभाली, जिसने पूरे चुनाव के नैरेटिव को बदल कर रख दिया। दिसंबर 2002 के चुनाव में जब नतीजे आए,
तो मोदी जी ने अपनी सीट 75 वोटों से जीते थे, लेकिन अमित शाह अपनी सर्किट सीट से 2 लाख वोटों के मार्जिन से जीते, यानी मुख्यमंत्री के मार्जिन से भी दोगुना ज्यादा। शाह की इस काबिलियत को देखकर मोदी जी ने उन्हें अपना कैबिनेट में शामिल किया और उन्हें 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 12 मंत्रालयों का प्रभार सौंप दिया। होम, लॉ एंड जस्टिस, प्रिजन, बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट। आप सोचकर देखिए दोस्तों, आमतौर पर किसी सरकार में 3 या 4 मंत्रालय होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन शाह के पास 12 पोर्टफोलियो थे। मोदी की कैबिनेट में अगर किसी एक मिनिस्टर के पास असीमित पावर थी तो वो थे अमित शाह। वो गुजरात के दूसरे सबसे शक्तिशाली इंसान बन चुके थे, लेकिन सत्ता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। साल 2002 से 2006 के बीच गुजरात पुलिस के 32 ऑफिसर्स को फेक एनकाउंटर के मामलों में जेल जाना पड़ा और साल 2010 में अमित शाह की जिंदगी का सबसे काला दौर आया, जब सीबीआई ने उन पर सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी के फेक एनकाउंटर मामलों में किडनैपिंग, वसूली और मर्डर के गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें साबरमती जेल भेज दिया गया। जब उन्हें जमानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त शर्त रखी, ट्रायल खत्म होने तक उन्हें गुजरात की सीमा से बाहर रहना होगा। मीडिया और विरोधी उन्हें इनफॉर्मल तौर पर तड़ीपार कहने लगे। ऐसा कहना ठीक नहीं है, मेरे साथ अन्याय है, क्योंकि घटनाएं तो हुई है। एक ऐसा नेता जो कल तक राज्य की पूरी पुलिस को कंट्रोल करता था, वो अचानक अपने ही घर से बेदखल हो गया। किसी भी आम नेता का करियर यहाँ आकर खत्म होता है, लेकिन अमित शाह ने इस वनवास को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। वो दिल्ली के गुजरात भवन में शिफ्ट हो गए। इन 2 सालों में उन्होंने कोई रैलियां नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरे देश की सोशल डायनामिक्स को स्टडी किया। उन्होंने देश भर के RSS कैडरों और जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे संबंध बनाए। वो अपने कमबैक की प्लानिंग नहीं कर रहे थे, वो दरअसल नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस गुजरात जाने की इजाजत दी और आते ही वो फिर से असेंबली इलेक्शन जीत गए। और फिर आया साल 2013, जब उन्हें यूपी का प्रभार दिया गया। यूपी में पैर रखते ही अमित शाह ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई वो बिल्कुल रूथलेस यानी कठोर थी। अमित शाह यूपी के सोशल कंफ्यूजन को और जाटो दलित कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने उन पर अपना समय और एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही कोल्ड कैलकुलेशन किया। उन्होंने अपर कास्ट और नॉन एडो ओबीसी को अट्रैक्ट करने पर पूरा फोकस किया, जो तत्कालीन समाजवादी सरकार की नीतियों से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ग्राउंड पर मुस्लिम अपीजमेंट का नैरेटिव सेट किया गया और मोदी जी के चाय बेचने वाले ओबीसी बैकग्राउंड को जमकर हाईलाइट किया गया। यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद शाह ने कोई हीलिंग टच या शांति की बात नहीं की। उन्होंने इमोशनली चार्ज स्पीचेस दी और पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट्स को भी मैदान में उतारा जिन पर दंगे भड़काने के आरोप थे। ये पोलराइजेशन और माइक्रो मैनेजमेंट का वो कॉम्बिनेशन था जिसने इतिहास बदल दिया और बीजेपी ने यूपी में क्लीन स्वीप कर दिया। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह को तुरंत बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के मात्र 6 महीने बाद दिसंबर 2014 में कोर्ट ने शाह के खिलाफ सारे क्रिमिनल चार्जेस को यह कहते हुए ड्रॉप कर दिया कि ये केस पॉलिटिकली मोटिवेट था। सीबीआई ने इस फैसले को आगे चैलेंज भी नहीं किया और अमित शाह पूरी तरह से फ्री हो गए। 2014 से 2019 के बीच बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर अमित शाह ने पार्टी को एक इलेक्टोरल जगन्नाथ यानी एक ऐसी चुनावी मशीन में बदल दिया जो 24 घंटे काम करती है। जब उन्होंने चार्ज लिया था तो बीजेपी के पास 3.5 करोड़ मेंबर्स थे, जो 5 साल में बढ़कर 18 करोड़ हो गए। लेकिन दोस्तों, इस चुनावी सफलता के पीछे 2 बहुत बड़े और क्रिटिकल हथियार थे जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। नंबर 1, द पोचिंग स्ट्रेटेजी। अमित शाह की स्ट्रेटेजी सिंपल थी। विपक्ष के सबसे पावरफुल रीजनल लीडर को आइडेंटिफाई करो, उन्हें पैसा, मिनिस्ट्रियल पोजीशन या जांच एजेंसियों से प्रोटेक्शन ऑफर करो और अपनी पार्टी में ले आओ। असम राज्य के हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया तक यह सिर्फ सीटों का गेम नहीं था, यह विपक्ष को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह तोड़ने का युद्ध था। नंबर 2, इलेक्टोरल बॉन्ड। साल 2017 में सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम लेकर आई, जिसमें पूरी गोपनीयता के साथ राजनीतिक चंदा देने की बात कही गई। हालांकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, लेकिन तब तक आधा से ज्यादा फंड अकेले बीजेपी को मिल चुका था। जब डेटा सामने आया तो पता चला कि टॉप 30 डोनर में से लगभग आधे डोनर्स ने ये बॉन्ड्स तब खरीदे थे जब उनके ऊपर सरकारी जांच एजेंसियां लाइक IT, ED के रेड्स में हुई थी। यानी ये चंदा नहीं, एक तरह से प्रोटेक्शन मनी की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिसे पॉलिसी के जरिए लीगल बना दिया गया था। साल 2019 के इलेक्शन में जब बीजेपी बड़े बहुमत से आई तो अमित शाह को देश का गृह मंत्री बनाया गया। पद संभालने के महज 2 महीने के भीतर उन्होंने पूरी सीक्रेसी के साथ आर्टिकल 360 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
कश्मीर को पूरी तरह से लॉकडाउन में डाल दिया गया, कम्युनिकेशन लाइंस काट दी गई और किसी भी अन्य कैबिनेट मंत्री तक को भी इसकी भनक नहीं थी। इसके तुरंत बाद आया सीएए और एनआरसी का प्रोजेक्ट, जहां उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, आज के समय में देश के गवर्नर्स की नियुक्ति हो, यूनिवर्सिटीज के वाइस चैलेंजर्स का चयन हो या देश की पूरी इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड, हर चीज पर अमित शाह का सीधा और गहरा नियंत्रण है। शाह के पास असीमित पावर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री बनने का एम्बिशन सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई। उन्होंने हमेशा खुद को मोदी जी की परछाई में रखना ही पसंद किया। तो दोस्तों, अमित शाह का यह पूरा सफर हमें क्या सिखाता है? यह स्टोरी हमें बताती है कि आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में सिर्फ लोकप्रियता या जनता के बीच करिश्मा होना काफी नहीं है। उस लोकप्रियता को असली सत्ता में बनाए रखने के लिए एक बेहद क्रूर, कैलकुलेटेड और बिना थके काम करने वाले बैकएंड सिस्टम की जरूरत होती है। अमित शाह उसी सिस्टम के सबसे बड़े आर्किटेक्ट है। मोदी जी वो चेहरा है जो जनता को अपनी ओर खींचते हैं और अमित शाह वो दिमाग है जो उस भीड़ के पोलिंग बूथ तक लाकर जीत की गारंटी देते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा और गंभीर सवाल खड़ा होता है, जिसे हमें एक जागरूक नागरिक के तौर पर सोचना होगा। जब किसी देश का लोकतांत्रिक ढांचा ऐसा हो जाए जहाँ एक राजनीतिक दल फाइनेंशियल पावर, संगठन की ताकत और राज्य की एजेंसियों के दम पर इतना शक्तिशाली और सेंट्रलाइज हो जाए कि उसके सामने पूरा विपक्ष बिल्कुल पंगु दिखने लगे, तो क्या वो चीज एक मजबूत और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही है? क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने वाली एक इफिशिएंट मशीन का काम है, या लोकतंत्र की असली आत्मा इस बात में है कि वहाँ सरकार के सामने एक मजबूत, जीवित और निडर विपक्ष भी मौजूद हो जो जनता की आवाज उठा सके? अमित शाह ने भारतीय चुनावी राजनीति के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया है, लेकिन उनके बनाए इस सिस्टम का भारत के लोकतांत्रिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाला समय ही तय करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।